Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बड़ी विचित्र सी स्थिति है कि बेगूसराय जो है लेफ्ट को दिया गया है। कन्हैया कुमार लेफ्ट के टिकट पर लड़े थे, लेकिन आजकल कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं, बड़े नेता माने जाते हैं और लेफ्ट ने उनको माफ नहीं किया। लालू यादव का पूरी तरह से बोलबाला रहा है, जो उन्होंने कहा है वो करवा लिया। पप्पू यादव जो कि लालू यादव से मिलकर आए, फिर कांग्रेस में शामिल हुए, उन्होंने पार्टी का भी अपना विलय करवा दिया और वो विलय कराने के बाद में पूर्णिया या मधेपुरा वाली जो सीटें हैं वो आरजेडी के खत्म। महाराष्ट्र में ये सारा चुनाव दरअसल एमबीए के अंदर विधानसभा को लेकर के तैयारी करने के हिसाब से हो गया है। चुनाव अभी शुरू हुआ है और मतलब ये हम वो एजम्पशन मान के चल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सारी सीटें आ जाएंगी, मतलब एक कम हो जाएगी। हाँ। जो भी हो जाएगी, या राजस्थान में पूरी आ जाएगी या गुजरात में आ जाएगी, जो कि अभी लग रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो कई जगह लोकल फाइट्स भी हो सकती। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज तक के इस खास शो में, इस वीकली शो में, साप्ताहिक सभा में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। हमारी कोशिश लगातार यही है कि लोकसभा चुनावों को समझा जाए और फिर आपसे उस पर बात की जाए। दरअसल इस समय इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए अलायंस की जो लड़ाई है उसमें सबसे ज़्यादा ये हो रहा है कि सीटों का बंटवारा जो है, सीट शेयरिंग फार्मूला जिसे कहते हैं, वो तय हो रहा है और नाम भी आ रहे हैं कि कहाँ पर कौन लड़ेगा, ये भी तय हो रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बिहार और महाराष्ट्र की बात करना ज़रूरी होगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि बिहार में दोनों तरफ से ये सीट शेयरिंग फार्मूला तय हो गया है। आज हम इस पूरे कार्यक्रम में जो बात कर रहे हैं उसमें हमारे साथ जो अतिथि हैं वो हैं यशवंत देशमुख साहब, वो सी वोटर के प्रमुख हैं, और हमारे टेक चैनल्स के हेड मिलिंद खांडेकर जी आज इस पूरी चर्चा में शामिल होंगे। यशवंत सर, सबसे पहले आप पर ही आते हैं, और ये क्योंकि बिहार में इंडिया वर्सेस एनडीए अलायंस का जो नंबर है वो एकदम क्लियर हो गया है। इंडिया अलायंस का जो नंबर है, यानी कि जहाँ पर आरजेडी 26 पर लड़ेगी, कांग्रेस 9 पर और लेफ्ट पार्टीज जो हैं वो 5 सीटों पर लड़ेंगी। एनडीए में बीजेपी 17, जेडीयू 16, एलजेपी 5, हम 1 और कुशवाहा जी की पार्टी 1, यानी कि 40-40 का जो आंकड़ा तय हो गया है। आपने जो लेटेस्ट सर्वे किया था उस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन आज इस तस्वीर को देखकर आपको क्या लगता है? पहला कमेंट। एक जो जानकारी मुझे चाहिए, एडिटोरियली आप पता कर लीजिएगा जी। तो एनडीए के अंदर सीटें छोड़ी गई हैं नॉन जेडीयू के दलों के लिए। क्या वो लोग बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे या अपने सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे? जरा ये बात एक बार भी कंफर्म कर दीजिएगा, क्योंकि वो 17 सीट जो बीजेपी की हम काउंट कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि वो बीजेपी के टिकट पे जो बीजेपी के लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जितनी सूचना मेरे पास है उसमें शायद इस बात की भी संभावना है कि कुछ अलायंस पार्टनर कैंडिडेट बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये थोड़ी सी एक टेक्निकलिटी है जो देखना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें ये बात पता है डेटा में कि बीजेपी के टिकट पर, बीजेपी के सिंबल पर जो स्ट्राइक रेट होगा वो ज्यादा होगा उनका बनिस्बत अलायंस पार्टनर्स के सिंबल पे। यानी जेडीयू के स्ट्राइक रेट का उतना बेहतर होना संभव नहीं है अभी, ऐसा लग रहा है, जितना कि बीजेपी के सिंबल पे। बड़ी विचित्र सी स्थिति है कि बेगूसराय जो है लेफ्ट को दिया गया है। कन्हैया कुमार लेफ्ट के टिकट पर लड़े थे, लेकिन आजकल कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं, बड़े नेता माने जाते हैं और लेफ्ट ने उनको माफ नहीं किया है कांग्रेस स्विच ओवर होने के लिए। अन्यथा उस सीट के ऊपर लेफ्ट इतना ज्यादा अटकता क्यों? वो कहता कि भाई कन्हैया कुमार के लिए छोड़ दीजिए। तो इंटरनल इश्यूज देखिए सामने उधर भी हैं। और जहां तक आरजेडी का सवाल है, 26 सीटों पे जहां आरजेडी लड़ेगी उन सीटों पे निश्चित तौर पर वो अच्छा कंटेस्ट देंगे। माले की सीटें भी मजबूत रहेंगी जो कंटेस्ट देने के नाम पर, लेकिन लोकसभा लेवल पे विनेबिलिटी उनकी बहुत ज्यादा बनेगी, ये मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। उतना ज्यादा हो सकता है कि एक सीट उनकी विनेबिलिटी के भी माध्यम पे आए, लेकिन जैसा बीजेपी के टिकट पे विनेबिलिटी का ज्यादा चांस है, उसी तरह आरजेडी के टिकट पर भी विनेबिलिटी के चांसेस ज्यादा होंगे। और सबसे ज्यादा चांसेस आरजेडी की वहां पर होंगे जिन जगहों पे आरजेडी वर्सेस जेडीयू की सीधी टक्कर होगी। तो वो उनके रडार पर सबसे ज्यादा। अब ये एक एक सीट पे देखना पड़ेगा विचल की किन जगहों पे कौन कौन सी सीटें ऐसी हैं जहां जेडीयू वर्सेस आरजेडी, ये क्लियर, ये सीट बाय सीट हमको देखना पड़ेगा कि कितनी ऐसी सीटें। विनेबिलिटी सीट बाई सीट देखनी पड़ेगी। ये इतना ज़्यादा जो टक्कर है वो केवल कह देने भर से नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन ज़रूरी है।
नहीं तो जो एक बात मुझे समझ में आई है या जो लोग उस राज्य को समझते हैं उन्होंने बताई है कि लालू यादव का पूरी तरह से बोलबाला रहा है, जो उन्होंने कहा है वो करवा लिया उन्होंने। जी। और इसका उदाहरण इस तरह से देखने मिलता है हमको कि बेगूसराय की जैसे सीटें मान लीजिए, अगर वो कन्हैया कुमार को मिल जाती तो ये बार-बार माना जाता है कि कन्हैया कुमार एक चैलेंजर हो सकते हैं। तो उनकी सीट नहीं दी गई है, मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि जैसे सीपीआई को दे दी गई है। तो लेकिन कांग्रेस को भी देने के लिए आरजेडी शायद उसको राज़ी नहीं होती, क्योंकि पिछली बार भी आपको याद होगा कि आरजेडी ने वहाँ उम्मीदवार उतार उतार दिया था। तो उसी तरह से पप्पू यादव जो कि लालू यादव से मिलकर आए, फिर कांग्रेस में शामिल हुए, उन्होंने पार्टी का भी अपना विलय करवा दिया, और वो विलय कराने के बाद में जो कटिहार, पूर्णिया या मधेपुरा वाली जो सीटें हैं वो आरजेडी के खाते में चली गई, जहां पर से सुपौल, मधेपुरा और पूर्णिया तीनों। हाँ, जो तीनों सीटें में कभी न कभी पप्पू यादव या उनकी पत्नी चुनाव सांसद लड़े। रही है। तो कहने का आशय ये है कि इस सीट पे, मतलब ये जो पूरी लिस्ट है, जैसे यशवंत ने कहा कि भाई आरजेडी का ही बोलबाला है, लेकिन इस बोलबाले से मतलब नुकसान भी होने की लोग आशंका लोग व्यक्त कर रहे हैं कि इससे इंडिया अलायंस को जो है वो कोई ठीक से बंटवारा नहीं हुआ, ये इस तरह की बातें कही जा रही है। तो मेरा तो बल्कि यशवंत से ही सवाल होगा, यशवंत की जो आपने पिछला सर्वे किया था मेरे ख्याल से उसमें 32 सीटें आपने एनडीए को दी थी, और बाद में 8 सीटें आपने इंडिया अलायंस को। तो आपको अभी भी, मतलब मैं बोल रहा हूँ, आपने कहा कि सीट बाय सीट हमको जाना पड़ेगा, लेकिन मोटे तौर पे जो ट्रेंड लाइन है क्या वो उसी दिशा में जा रही है, या कोई एक पक्ष उसमें और आगे बढ़ सकता है, ऐसा लगता है आपको? लाइन अभी तक वही लग रही है। और मैंने जो ये 8 का और ये कॉम्बिनेशन किया था, दरअसल में ये पिछली बार कौन कहाँ लड़ा था उस पार्टी के लड़ने के कॉम्बिनेशन पे ही किया था, क्योंकि कौन किस जगह पे लड़ रहा है ऐसे तो पता नहीं लग रहा था उस समय। तो ये मानते हुए कि जो सीट आरजेडी लड़ी थी वो आरजेडी लड़ेगी, जो सीट बीजेपी लड़ी थी वैसे, उस हिसाब से हमने किया था और अंदाजा लगाया था कि ऐसी 7 सीटें हो सकती हैं, 7-8 सीटें जहां पर आरजेडी जो है वो जेडीयू पे स्कोर कर सकती है। अब एक बार फाइनल आ जाए तब मैं ज्यादा बेहतर बता पाऊंगा, लेकिन इतना तय है कि अप्रोक्सीमेट जो आंकड़े हैं उसमें 30 और 10 का बंटवारा अप्रोक्सीमेटली अपने को एक बॉल पार्क फिगर अगर दिमाग में रखना हो तो वो रखना बेहतर। नहीं, अगर यशवंत या 8 भी होता है तब भी ये एनडीए के लिए नुकसान की स्थिति होगी, क्योंकि पिछली बार 39 सीट, मतलब एक ही सीट कम आई थी, और भले ही इसमें मतलब बंटवारे को लेकर शिकायतें हो रही है, लेकिन फिर भी इस बार लेफ्ट भी इस अलायंस में शामिल है। तो इसका फायदा तो जरूर मिलना चाहिए मेरे ख्याल से, जो विपक्ष का गठबंधन है उसको इसका लाभ मिल सकता है। जी बिल्कुल, आपका कहना ठीक है। केवल उसमें अंतर यह है कि नुकसान जो हो रहा है वो एनडीए के खाते से हो रहा है, बीजेपी के खाते से होने की संभावना कम। यानी जितनी सीटें बीजेपी ने जीती वहां पर उसकी संख्या में कमी होने की संभावना कम। ये एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होगा कि अगर जेडीयू अच्छा परफॉर्म नहीं करता, उसकी सीटें कम होती हैं और आरजेडी की बढ़ती हैं, तो वो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा, नंबर 1 चीज। दूसरी एक बात ये भी है कि ये आंकड़े बिल्कुल उलट थे नीतीश कुमार के दांव पेच के पहले। हमने इस पर बात भी की है, बिहार में भी किया है, बिल्कुल ठीक उल्टा था। 30-10 का आंकड़ा उल्टी तरफ था, 32-8, 30-10 ये जो था, जब तक नीतीश कुमार का स्विच ओवर नहीं हुआ था। तो बिहार उनके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द था। तो 39 से पोटेंशियल जो उनका घट के आ रहा था 9 सीट पे अप्रोक्सीमेटली, यानी 30 सीटों का जो नुकसान हो रहा था, वो 30 सीटों का नुकसान उन्होंने भरपाई करके उसको 8 सीटों के नुकसान पे कंटेन किया है। मुझे लगता है कि ये राजनीतिक घटनाक्रम बिहार का जिस तरीके का है उसमें 2019 के बजाय 2019 के बाद के घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए और 6 महीने पहले जो 30 सीट महागठबंधन की हम काउंट कर रहे थे उसके मद्देनजर, मतलब ये वहां पे एनडीए था और क्रैश होकर नीचे और अब वापस वो उस जगह पे जो उन्होंने नुकसान की भरपाई की है, ये इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन आपका अनुमान सही है कि 8, 9, 10 सीट जो भी कम होती है वो एनडीए की होगी। अंतर केवल यह है कि वो अलायंस पार्टनर जेडीयू के हिस्से से ज्यादा कम होने की संभावना है, बजाय इसके कि बीजेपी की खुद की सीटें कम। अब महाराष्ट्र की स्थिति तो बड़ी अजीब दिख रही है, जहां से दिख रहा था कि कहीं ना कहीं जो है सीट शेयरिंग ठीक ठाक हो जाएगी, लेकिन एमवीए की सीट शेयरिंग तो यहाँ भी गड़बड़ है। नहीं तो महाराष्ट्र में देखिए अभी भी क्या हो रहा है कि जो विपक्ष का खेमा, ऐसा लगा था कि ये बड़ी स्मूथली सीटों का बंटवारा हो जाएगा, तो वो अभी तक सीटों का बंटवारा आधिकारिक रूप से, जैसे कम से कम बिहार में हमने देख लिया है, महाराष्ट्र में हर पार्टी अपनी अपनी सीटें का ऐलान कर रही है, लेकिन कौन कितने सीटों पर लड़ेगा
ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। मैं अगर अपने दर्शकों को जानकारी के लिहाज से बता दूं कि एनडीए की जो संभावित है कि साहब इतने, मतलब वही कह रहा हूं, संभावित ही सीटें हैं। हाँ, तो उसमें बीजेपी ने 28, शिवसेना को 14, शिंदे की जो शिवसेना है उसको 14, एनसीपी जो अजीत पवार की एनसीपी है उसको 5 और राष्ट्रीय समाज पार्टी को 1 सीट ऐसा संभावित किया जा रहा है, जिसमें बीजेपी ने अपने कुछ नंबर दे दिए हैं, शिवसेना जो शिंदे वाली है उसने कुछ नंबर 8 नंबर दे दिए हैं, और इंडिया अलायंस में जो 22 सीटों की बात है जिसमें अलग अलग पार्टी चुनाव लड़ेंगी, उसमें 7 सीटें जो है कांग्रेस ने अपनी बता दी हैं, लेकिन कहानी बहुत जो है अभी भी खिचड़ी सी पकी हुई है। आप देखेंगे ना तो वहाँ मोटे तौर पे जो यशवंत से भी हमारी बात हुई थी कि लगा था कि भाई वहाँ कांग्रेस एक वापसी करेगी या कांग्रेस एक फोर्स बनेगी, क्योंकि वो एक जगह एनसीपी के बिखरने से कह लीजिए या शिवसेना के बिखरने से बन रही थी। तो आप मोटे तौर पे देखेंगे तो ये मुकाबला बीजेपी और शिवसेना का होने जा रहा है। मतलब एनडीए की तरफ से सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी लड़ रही है और जो इंडिया या महाविकास अघाड़ी जिसको आप कहते हैं वहाँ से शिवसेना सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की पार्टी है वो भी कम ही सीटों पर चुनाव लड़ रही है, या अजीत पवार भी है वो कम ही सीटों पर लड़ रहे हैं। तो ये मतलब मुख्य रूप से जैसे मान लीजिए आरजेडी और बीजेपी का मुकाबला बिहार में है, वैसे ही मुकाबला बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का होने जा रहा है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ मिलिंद जो कह रहे हैं उससे, और साथ में एक जो मिलिंद मैंने जो ऑब्जर्व किया, हालांकि बीजेपी ने पहले बोला था कि हम 26 सीट लड़ेंगे, फिर बीच में आया कि हम 30 या 32 लड़ सकते हैं, और फिर घट के वो 28 पे अभी भी कुछ सीटें छूटी हुई हैं। इंटरेस्टिंग फैक्टर मुझे ये लगा कि बीजेपी या एनडीए के अंदर के सीट डिस्ट्रीब्यूशन या उनकी बातचीत की जितनी एनालिसिस मैंने पढ़ी उसमें ऐसा लगा कि उनका फोकस विनेबिलिटी पे था। मतलब जो बीजेपी खुद समझ रही है कि हम ये सीट नहीं जीत पा रहे हैं, तो वो सीट वो सामने वाले के लिए अगर विनेबल कैंडिडेट है तो उसके लिए छोड़ने के लिए तैयार है। तो समहाउ उनका कोऑर्डिनेशन मुझे इस मामले में ज्यादा बेहतर लग रहा है विज़ जो अभी एमबीए की जो स्थिति है उसमें शुरुआत से लगातार उनका अंकगणित अच्छा था, उनके पक्ष में नंबर्स आ सकते थे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ट्रैकर में वो थोड़े से फिसलते हुए दिख रहे हैं। और फिसलते हुए जो दिख रहे हैं उसमें न केवल इस बात का है कि भाई बहुत सारी जगहों पे टिकट यूनिलेटरली कई सारे घोषित कर दिए हैं उद्धव ठाकरे शिवसेना ने, कांग्रेस के अंदर नाराजगी है उस चीज को लेकर के, संजय निरुपम तक बौखलाए बैठे हैं कि हो सकता है अभी उन्होंने बोला है कि हमारे रास्ते खुले हुए हैं, अब रास्ते खुले से बहुत कुछ होता है। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी और उनके गठबंधन से कोई एका नहीं हो पाना, मेरा ये मानना है दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर इस महाराष्ट्र, क्योंकि उनको, और मुझे बताया सूत्रों ने कि उन्होंने 17 सीटों की डिमांड की थी, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि प्रकाश अंबेडकर और उनके अलायंस के टोटल जो जमीनी उनकी स्थिति है उसके बहुत बियॉन्ड कैपेसिटी उन्होंने मांगा। 4-5 सीट तक समझ में आता है कि आप लड़ें आप उसमें, लेकिन 17 सीटों की मांग का अर्थ मिलिंद एक ही होता है कि हम बहाना ढूंढ रहे हैं कि हम आपके साथ अलायंस न करें। आप बात समझ रहे हैं? और मुझे लगता है प्रकाश अंबेडकर असेंबली इलेक्शन पे निगाह लगा कर बैठे हैं, और अब उनकी भूमिका इस बात को लेकर है कि वो कितनी जगहों पे एमडीए की हार का कारण बनते हैं, ये उनके निगोशिएशन का रास्ता खोलेगा विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटों पर अपना दावा ठोकने, अगर वो एमडीए को ज्वाइन करते हैं। तो ये चुनाव अब धीमे धीमे ऐसा लगता है मुझे मिलिंद कि महाराष्ट्र में लोकसभा का चुनाव नहीं रह गया, महाराष्ट्र में ये सारा चुनाव दरअसल एमबीए के अंदर विधानसभा को लेकर के तैयारी करने के हिसाब से हो गया है, और वो जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि जैसे वो अपनी विधानसभा की दावेदारी को कंफर्म करने या विधानसभा की तैयारी को कंफर्म करने के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि जो एक स्ट्रॉन्ग एमबीए प्रो एमबीए सेंटिमेंट था हमारे डेटा में, और जो धीमे धीमे डिस्पर्स ऑफ हो रहा है, वो चुनाव आते आते और चुनाव खत्म होते होते इन तमाम इंटरनल इक्वेशंस के कारण बिल्कुल ही कुछ उलट तस्वीर एनडीए के पक्ष में दे दे। इस बात की मुझे संभावना दिख रही है। प्रकाश अंबेडकर का पर जो आरोप भी लगाया गया है कि भाई वो उनकी मंशा ही नहीं है कि वो अलायंस करना चाहते हैं, और पिछली बार भी मतलब उन्होंने
ओवैसी के साथ अलायंस किया था और इसीलिए ओवैसी को औरंगाबाद की जो सीट है, लोग सरप्राइज हो गए थे कि इम्तियाज़ जलील जो पत्रकार होते थे वो औरंगाबाद से जीत गए थे। तो वो सिर्फ कोई मुस्लिम वोटों की वजह से नहीं जीते थे, दलित और मुसलमानों का एक गठबंधन बना था, वंचित बहुजन अखाड़ी जो है। तो वही जो पार्टी है वो अब इस बार आना चाहती है महाविकास अघाड़ी में। तो जो अगर यशवंत को याद होगा कि जो यशवंत जो 1998-99 में जो 38 सीटें शरद पवार लेके आए थे, उस समय उन्होंने सारे विपक्ष को अपने साथ कर लिया था। मतलब रिपब्लिकन पार्टी के भी 4 या 5 धड़े होते थे, उन सबको भी लेके आए थे और तब बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था जो विपक्ष था। और मतलब बीजेपी को केंद्र में सरकार उसने बना ली थी, लेकिन महाराष्ट्र में उनका प्रदर्शन, प्रमोद महाजन भी चुनाव हार गए थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वही कोशिश इस बार भी शरद पवार की तरफ से हो रही थी कि भाई सब लोग आ जाए जितने भी ये है, क्योंकि प्रकाश अंबेडकर मतलब जीतेंगे नहीं लेकिन वो हरवा सकते हैं। और ये पिछले असेंबली इलेक्शन में भी देखने मिला था कि जो, अब मुझे एग्जैक्ट सीटों का आंकड़ा मालूम नहीं, लेकिन काफ़ी सीटों पर उनकी वजह से जो विपक्ष था उनकी सीटें कम हुई, खास करके जो कांग्रेस की या एनसीपी की सीटें। तो उनका आना ज़रूरी है या ज़रूरी था अगर इनको बेहतर करना है। लेकिन अब उन्होंने अपनी 7 सीटें ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी है, तो मुझे लगता नहीं, और उनकी भी अपनी जो सीट है अकोला की, वहाँ पे वो जीतने की उम्मीद है कि वो अकोला से सीट पर जीत सकते हैं। लेकिन अब उनके लिए भी अगर वहाँ किसी और को खड़ा कर दिया गया कांग्रेस की तरफ से या शिवसेना की तरफ से, तब वो भी दिक्कत में आ जाएंगे। तो कुल मिला के जैसे यशवंत कह रहे हैं कि जो विधानसभा के लिए तैयारी, अब पता नहीं विधानसभा के लिए क्या ही तैयारी, अगर आप लोकसभा ही हार जाओगे और तो दूसरे पार्टी का तो मनोबल बढ़ ही जाएगा। अगर मान लीजिए वही स्कोर रहा जो आपने 2019 में देखा है, तो दोबारा से आप किस मनोबल से आप जाके लड़ोगे, क्योंकि जो भी चुनाव का नतीजा आएगा वो साइकोलॉजिकली, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो वोटर के मन में, लेकिन साइकोलॉजिकली पार्टियों के हौसले को तोड़ेगा या बनाएगा। बिल्कुल। ये बात इंडिया अलायंस को लेकर भी कहते हैं कि जो 3 दिसंबर को रिजल्ट आया उससे पूरा का पूरा जो बिखराव है वहीं से, उस दिन से शुरू हो गया। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर 45 सीटों की बात कही है कि अमित शाह ने जाकर महाराष्ट्र में रैली में कहा कि इस बार जो है 42-43 नहीं, हम 45 लाएंगे। तो वो अगर सचमुच में 45 सीटें आ गई तो वो उसका असर, मतलब विधानसभा की तैयारी अपनी जगह है, लेकिन अगर आप इतनी बुरी तरह से अगर प्रदर्शन करोगे तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना यशवंत दूर का सोच रहे कि हम विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के बिखराव की स्थिति है। और अब ये भी खबर आ रही है कि भाई कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी हो सकता है, जैसे नॉर्थ वेस्ट मुंबई, अब संजय निरुपम ने कहा है कि भाई वो दिन देते हैं, हाँ दिन देते हैं अपने पार्टी को। तो ये इस तरह की भी स्थिति बनी हुई है। और नेचुरली जो कांग्रेस से लोगों का जाना वो जारी ही है, कांग्रेस से लोगों का जाना जारी है। कुछ पार्टियों में जैसे नए लोग आ रहे हैं, खासतौर पर मैं गोविंदा का जिक्र कर रहा हूँ कि वो शिवसेना के शिंदे के धड़े के साथ जुड़े हैं। कल एक नया तरीका हो गया कि नहीं, मैं बीजेपी के साथ नहीं हूँ, मैं एनसीपी के साथ हूँ। मतलब मैं एनडीए में तो हूँ, मतलब मैं हूँ तो बीजेपी के साथ ही, लेकिन मैं सीधे जो है मतलब कोट अनकोट के मेरी सेकुलर छवि पर धक्का न लगे। मिलिंद देवड़ा को आना था तो अब वो शिंदे के थ्रू आ गए, तो बीजेपी में नहीं अकोमोडेट सीधे कर सकते हैं उन्हें शिंदे सेना में। और मतलब ये भी नेचुरली सब चीजें ही हो रहा है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बीजेपी की रजामंदी नहीं है। हाँ, ये तो कोई सोचने की बात ही नहीं है कि बिना बीजेपी की जानकारी या बिना बीजेपी की मर्जी के कोई ये लोग एनडीए पार्टनर्स को ज्वाइन करना, ऐसा कतई नहीं है। और मेरा अपना मानना यह है कि सीट दर सीट विनेबिलिटी के हिसाब से जहां पे जो इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर मानिए वो वाली सीट पर्टिकुलरली मुंबई नॉर्थ अभी जो भी है, पहले रामनाईक जीता करते थे, बीजेपी की बहुत तगड़ी सीट हुआ करती थी, रामनाईक को गोविंदा हरा करके लोकसभा में पहुंचे थे। और वो अपने आप में बहुत बड़ा उलटफेर था। मुंबई की जब वहां के क्षेत्र की जनता आज तक अपने उस डिसीजन पे रोती है, इन्होंने रामनाईक जैसे व्यक्ति को हरा कर जो है गोविंदा को भेजा। लेकिन हैविंग सेड दैट, अब वो क्षेत्र तो क्षेत्र है, जनता तो जनता है, एक अपनी पैठ है। हो सकता है कि वो सीट पर्टिकुलरली शिंदे सेना के हवाले छोड़ी जाने का वो, और शिंदे सेना के पास में वहां पर कोई प्रॉपर कैंडिडेट ना हो तो बीजेपी वालों ने बोला हो कि भाई इनको ज्वाइन कराइए और आप इनको लड़ा लीजिए। तो तमाम चीजें हैं इक्वेशंस में, तो बहुत सारी अब उड़ते उड़ते आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि संभावना है कि करिश्मा कपूर भी ज्वाइन करने वाली है। अब ये तमाम उन्होंने ज्वाइन तो नहीं किया, लेकिन करिश्मा कपूर और करीना कपूर के कल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने की खबर जरूर आई थी। अभी जो स्थिति है, मुझे ऐसा लगता है समहाउ कि अब विपक्ष के जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, उन क्षेत्रीय दलों की कोई इक्विटी लोकसभा चुनाव में सीधी नहीं रह गई, कांग्रेस को छोड़ करके। और
कांग्रेस को सब हाई एंड ड्राई छोड़ने की स्थिति में भी लग रहे हैं कि वो अपना घर बचा रहे हैं, रिसोर्सेज बचा रहे हैं, ताकत बचा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई हमारी नहीं, हम अपनी लड़ाई में तगड़े से लड़ेंगे, हम क्यों पैसा बर्बाद करें, हम क्यों एनर्जी बर्बाद करें, हम अपनी लड़ाई अच्छे से लड़ेंगे और जितना हमें जरूरी है अपनी अपनी उसको बचा के रखने के लिए हम उतना लड़ेंगे। और स्टेटमेंट के लिए कि दावा हमारा इतनी सीटों पे होना चाहिए, हम इतनी जगहों पे चुनाव लड़ेंगे, उसके मद्देनजर ये सीट बंटवारे की भी चीजें जो कार्रवाई है वो चल रही है। और प्रकाश अंबेडकर का न लड़ना इनके साथ में मैं उस कड़ी का हिस्सा मानता हूं, क्योंकि प्रकाश अंबेडकर चाहते हैं कि एमवीए बुरी तरह हारे और चुनाव खत्म होने के बाद वो नाक रगड़ के प्रकाश अंबेडकर के पास में आए और हाथ जोड़ के बोले कि सर विधानसभा चुनाव में आप कर लीजिए, आपको बोलिए कितनी सीटें चाहिए, हम थाली में सजा कर आपको देने के लिए। कुछ रोज पहले आपने जो सर्वे किया था उसमें 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा है देश में। 48 में से 28 सीटें आपने कहा था कि एनडीए को जाती दिख रही हैं और 20 सीटें जो है इंडिया अलायंस को दिख रही हैं। अभी जो ऊपर नीचे हुई हैं, मतलब कि उद्धव ठाकरे घोषित कर दे रहे हैं अपनी सीटें, कांग्रेस को जो है उनके ही साथी कह रहे हैं कि भैया टाइम ले लो, इसके बाद आपको फिक्स करना होगा। चीज़ें जो हैं बिखरी बिखरी नज़र आ रही हैं। क्या लगता है कि वही ट्रैकर चलेगा या कुछ और नया कुछ हो सकता है इसमें? अगर आप इंडिया टुडे सी वोटर के एमओटीएम पिछले 3 अंक उठाएं तो आप ट्रेंड लाइन क्या देख रहे हैं नीचे? जो एकदम सॉलिड प्रो एमबीए वाला हमारा आंकड़ा था जी, धीमे डाइल्यूट होके स्लाइड प्रो एनडीए एमबीए हुआ और फिर इसमें आके वो पलटा हुआ दिखाई दे। तो ये जो ट्रेंड लाइन है उसमें एमबीए का ग्राफ नीचे की ओर, एनडीए का ग्राफ ऊपर की ओर, और ये बावजूद इसके है कि स्टेट असेंबली में राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी है, मुख्यमंत्री की रेटिंग बहुत ज्यादा नहीं है, एमएलए एमपीज जो है उनके, उद्धव ठाकरे के लिए थोड़ा सिंपैथी है, शरद पवार के लिए जबरदस्त सिंपैथी है। इन सब के बावजूद भी आप देखिए कि ट्रेंड लाइन में ग्राफ किसका घटता हुआ दिख रहा है और बढ़ता हुआ किसका दिख रहा है। नहीं भाई सही बात ये है। कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लगता आपको अपने आप में कि ऐसा क्यों होना चाहिए? तो कॉन्ट्राडिक्टरी इसलिए क्योंकि पॉलिटिकल मैनेजमेंट उनका सही नहीं चल रहा और इक्विटी नहीं दिख रही। और जब वोटर के सामने मैं जैसे याद होगा आपको, मिलिंद ने बहुत पहले शुरुआत में ही जब हम लोग कर रहे थे इसके ऊपर महाराष्ट्र में चर्चा, मिलिंद तब हमने और मिलिंद दोनों ने इस बात को अंडरलाइन किया था कि जो खाटी शिव सैनिक है, जो उद्धव ठाकरे का भी सपोर्टर है, वो नरेंद्र मोदी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट कैसे दे सकते? उसी तरह से जो खाटी भाजपाई है, वो जिसकी पूरी राजनीति सारी चीज पवार के अगेंस्ट, एनसीपी के अगेंस्ट, वो कैसे अजीत पवार के कैंडिडेट को वोट दे दे? हो सकता है कि नरेंद्र मोदी को जिताने के नाम पे वोट पी करके कड़वा फिर भी दबा है। तो देयर आर कंट्राडिक्शंस गैलो, बहुत सारे कंट्राडिक्शंस हैं। लोग चुनाव लड़े कैसे थे, चुनाव के बाद में सरकारें अब आज की तारीख में कैसे बनी है। चुनाव दो जो फ्रंट का चुनाव था, महाराष्ट्र बाइपोलर इलेक्शन था, राइट? बाइपोलर से आप करते करते 6 पार्टियों में कन्वर्ट हो चुके हैं भैया, और इसमें हम प्रकाश अंबेडकर को काउंट नहीं कर रहे। 6 पार्टियों की बात कर रहे हैं। आप अगर उनको भी काउंट कर लें तो आप बेसिकली 7 मेजर पार्टीज की बात कर रहे हैं महाराष्ट्र। उसमें से कौन सा दड़ा किसके साथ में, कौन नेता किसके साथ में, टिकट बंटने के पहले कौन है, टिकट बंटने के बाद में कौन है। तो कहीं ना कहीं हम एक मतदाता के मन में एक लार्जर नैरेटिव की जब हम बात करते हैं कि आखिर लोगों का दिमाग क्या कर, तो दिमाग जो महाराष्ट्र की राजनीति में उलझा हुआ था, महाराष्ट्र की का राजकारण जो जिसे कहा जाता है, क्या वो लोकसभा में उसी में उलझा हुआ, या लोकसभा का नैरेटिव मोदी वर्सेस एंटी मोदी नहीं हो रहा है पूरे देश में? और अगर पूरे देश में मोदी वर्सेस एंटी मोदी हो रहा है तो महाराष्ट्र क्या उससे अछूता रह जाएगा? तो ये जो ग्राफ आपने महाराष्ट्र का बताया है, देश के ग्राफ को लेकर बात करूं कि ये जो बीजेपी की तरफ से नारा है, अब की बार 400 पार एनडीए और 370 पार जो बीजेपी, इस तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ज्यादा बढ़ गए हैं, या अभी भी आप कह रहे हैं कि जो ट्रैकर जो आपने बताया उसमें 350 के आसपास की कहानी है? 300 जो अपना ट्रैकर का एमओटीएम का डेटा है, उसमें मर्जर एंड एक्विजिशन के साथ में 400 की गुंजाइश है। जब मैं मर्जर और एक्विजिशन बोलता हूं, जब हमारा ट्रैकर आया था उस समय टीडीपी के साथ में इनका अलायंस नहीं था। सही बात। अब टीडीपी के आने से क्या हुआ, 25 में से 20 सीट का एक टक्के से पूरा ग्राफ इनकी तरफ खिसक के चला है।
हम्म। आ गया ना। अब ये मर्जर एंड एक्विजिशन में अब बीजेडी इनके साथ में नहीं है, इन्होंने तय किया और सही तय किया, क्योंकि अगर ये साथ में लड़ते तो कांग्रेस के लिए वहां पे संभावना वापस उड़ीसा में बनती। लेकिन ये किसने बोला है कि जिस दिन उड़ीसा की पोलिंग खत्म होगी उसके दूसरे दिन बीजेडी जो है एनडीए ज्वाइन नहीं कर लेगी? इलेक्शन खत्म होने के बाद में आपको याद होगा वैसे भी यशवंत 2009 में विपक्ष के रूप में चुनाव लड़ा और जिस दिन इलेक्शन खत्म हुआ उसके दूसरे दिन के चंद्रशेखर राव ने एनडीए ज्वाइन किया था, चुनाव खत्म होते। तो उसी तरीके से बीआरएस की स्थिति है, उसी तरह से जगन मोहन रेड्डी की भी स्थिति है। हमने तो आपस में लड़ते हुए कितने सारे लोग को हमने देख लिया जो यूपीए के अंदर थे अलायंस पार्टनर के तौर पे। 350 के ऊपर का जो सफर है वो दरअसल मर्जर एंड एक्विजिशन का सफर, जिसमें 20 सीटें उन्होंने और बढ़ाई नहीं है टीडीपी के उससे। 10 सीट आप और बीजेडी की काउंट कर लीजिए, 5 सीट बीआरएस की मान लीजिए काउंट कर लीजिए, 15 तो 20 और तो 15 35, तो आप 350 से 35 जोड़िए अगर, तो 385 तो आप ऑलरेडी लग रहे हैं। तो 15 सीट का ही तो फासला रह जाता है। ये 15 सीट का फासला भी हम तब मान रहे हैं जब अभी महाराष्ट्र में 20 सीट का स्कोप आपने छोड़ा हुआ है और बिहार में 10 सीट का स्कोप छोड़ा हुआ है, बंगाल में कम से कम 10 सीट का स्कोप छोड़ा हुआ है। तो आप अगर आप देखेंगे तो ये असंभव नहीं है, मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इम्प्रॉबेबल जरूर लगता है। इसलिए क्योंकि जब हमने इम्प्रॉबेबल शब्द का भी प्रयोग किया था तब भी हमने बोला था बिना मर्जर एंड एक्विजिशन के ये इम्प्रॉबेबल। मिलिंद सर ने जब कहा था, उन्होंने कहा था कि बीजेपी जो कोशिश कर रही है वो पोस्ट पोल अलायंस को लेकर 400 पार की बात नहीं कर रही है, उसकी कोशिश ये है कि प्री पोल अलायंस पर 400 पार की स्थिति को तय किया जाए। नहीं तो देखो, वो तो वैसे भी यशवंत की जो बीजेडी है या ये सब तो या आंध्र प्रदेश के टीआरएस है या मान लीजिए जो जगन रेड्डी की पार्टी है, ये सब तो भले ही अलायंस में नहीं थे लेकिन बीजेपी की मदद कर ही रहे थे राज्यसभा में। सही बात है। तो वो मतलब वो अलायंस में होने आखिर में आपको नंबर की जरूरत क्यों है, 400 की जरूरत क्यों है? आपको जो मतदान करवाना है सदन में, वो वोट पड़वाना है, जो कानून आपको लाना है, उसी लिए जरूरत है। सही बात भाई, वो 400 हो या तो वो तो एक इनफॉर्मल अलायंस था ही, लेकिन इस बार 400 का नारा दिया गया है ताकि अपने कार्डर को मजबूत दिया जाए। तो मुझे लगता है कि जो यशवंत ने कहा कि भाई 350 तो है ही जेब में अपने पास, अब उसमें 50 सीटों का फासला हम कैसे पार करेंगे उसको वो देखने वाली बात है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि चुनाव अभी शुरू हुआ है और मतलब ये हम वो एजम्पशन मान के चल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सारी सीटें आ जाएंगी, मतलब एक कम हो जाएगी, जो भी हो जाएगी, या राजस्थान में पूरी आ जाएगी या गुजरात में आ जाएगी, जो कि अभी लग रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो कई जगह लोकल फाइट्स भी हो सकती है, कि मान लीजिए दिग्विजय सिंह लड़ रहे हैं, मान लीजिए, तो वो ऐसी मतलब ऐसी सीटें हैं जहां मुकाबला हो सकता है, उन राज्यों में भी जहां हम मान के चल रहे हैं कि भाई कोई मुकाबला नहीं है। मुकाबला डेफिनेटली होगा। और अविचल एक बात ये समझ लीजिए, 400 पार का नारा दरअसल अपने कैडर को एंथूज करने के लिए, बिल्कुल 10 साल हो गया, अब नया क्या? आप देखिए जब बहुत ज्यादा एक तरफा दिखने लगता है ना, तो उनका समर्थक भी घर बैठने की स्थिति में हो जाता है। अभी क्या करके जीत तो रही हैं, तो कॉम्प्लिसेंसी 2004 में बहुत भारी पड़ गई थी इनको, बहुत भारी पड़ी थी। मुझे लगता है कि 400 पार का नारा ये 2004 की गलती रिपीट ना हो उसके लिए दिया गया है, लोग घर ना बैठे उसके लिए दिया गया है। एक अगला टारगेट जिसके लिए लोग एंथुजियास्टिक होकर के उनके वोट करें, उनका कार्यकर्ता, उनका कैडर, संघ वाले सब लगे कि नहीं 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 अभी तो करना है, अभी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला मामला और तगड़े से करना है। एक जो अगला लक्ष्य क्या है, अगला लक्ष्य है, तो वो एंथूज करने के लिए मिलिंद जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो टर्नआउट का रेशियो उनका ड्रॉप नहीं होना चाहिए, इसके लिए वो इतनी कवायद कर। और अगर नारे से कम भी पड़ गए तो क्या फर्क पड़ता है? अगर मानिए 400 पार नहीं होता है, 300 पार होता है, 350 पार होता है, 350 पार होता है, क्या है? कहेंगे यही ना कि हमने कोशिश की थी, नहीं हो पाया। बड़ी बात है, बाकी लोग जो उनके आलोचक है वो इसी में उलझे हुए कि 400 पार होगा कि 377 पार होगा। सरकार तो बन ही रही है ना, 290 आ जाए। हाँ तो सही बात है। अब देखिए तब से जिस दिन से प्रधानमंत्री ने बोला है संसद में, वो दिन है और आज का दिन है, अभी तक मैंने एक चर्चा ऐसी नहीं सुनी जो चर्चा इस पे हो कि 272 पार हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
सही बात है। नैरेटिव ही बदल गया, नैरेटिव बदला है। और सबसे बड़ी बात क्या है, विपक्ष में हाथ पर मतलब विपक्षी कोशिश क्या है, आप ये देखिए, विपक्षी कोशिश है कि किसी तरीके से इनको 270 पे रोक दिया। मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, बहस सुनता हूं या लिखा हुआ पढ़ता हूं कि ये 270 पे भी रुक गया तो फिर इनको हम सरकार बनाने नहीं देंगे। कुल जमा नैरेटिव ये है, मतलब आप मान के चल रहे हो कि 270 तो आप हाथ में दे रहे हो ना। तो ये साइकोलॉजिकली स्पीकिंग इवन अपोजिशन ने भी एक तरह से ये स्वीकार कर लिया है कि सबसे बड़ा दल सबसे ज्यादा 300 ये रेंज में है, और किस तरह से इनको 270 पे हम रोक, 260 पे रोक लें, 10 सीट चाहे कम हो जाए किसी तरीके से। और ये बहुत गंभीर विपक्ष के नेताओं के मुंह से हमने सुना और ऑफिशियली सुना कि खेल खत्म नहीं हुआ है, ये अभी हो सकता है 250 पे रुक जाए। तो जब आप विपक्ष के ही नाते ये भी जब आप क्लेम ना कर पाएंगे ये 150 पे सिमट जाएंगे और हम लेके आएंगे 300, दम ठोक करके बोलने की स्थिति ना हो, तो वो साइकोलॉजिकल असर हो गया इसका। लंबी चर्चा होगी, मैं सिर्फ एक बात कह के खत्म करना चाहता हूँ अपनी जी कि देखिए, जब 2014 में भी ये बात कहा जाता था कि बीजेपी जो भी जोड़ लगाते थे सब लोग कहते थे, तो मोदी ने कहा था कि आप लोग गणित कर रहे हैं, हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो 272 का उन्होंने लक्ष्य रखा था कि भाई सही है। 273 हमको लाना है। अगर सरकार बनानी तो उन्होंने ये लक्ष्य नहीं रखा था कि 200 भी बना लेती तब भी बीजेपी सरकार बना लेती, या 250 भी ले आती तब भी सरकार बना लेती एनडीए के समय में। तो उन्होंने ये नहीं रखा था। तो यशवंत जो बात कह रहे हैं कि आपका लक्ष्य ये नहीं है कि मेरे 272 आ जाए, आपका लक्ष्य ये कि उसकी 272 ना आए। तो ये फर्क है, ये डिफेंसिव अप्रोच है और वो एग्रेसिव अप्रोच है। तो 2014 में उनकी जो अप्रोच, जब 273 का उन्होंने नारा दिया था, तो लोगों को यकीन नहीं होता था, हमको भी लगता था कि कहाँ से आएंगी, उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल ही कम है। तो मैं कह रहा हूँ वो 273 पार का 14 का नारा था और अब वो 400 पार पे चला गया। तो ये एक पूरा परसेप्शन चेंज करने वाला मामला है और वो उसमें हुआ भी है। ये जो आज बात की गई है उसमें यशवंत सर ने जो कहा कि साहब की एक भी चर्चा ऐसी क्यों नहीं होती है कि जी 272 आएंगी नहीं आएंगी, क्योंकि जिस तरीके से नैरेटिव परसेप्शन बनाने वाली बात है उसको गढ़ा गया है। और सामने से जो इंडिया गठबंधन है वो भी ये कह रहा है कि साहब इनको हम पहले रोक देंगे, हम मोदी सरकार को बनने नहीं देंगे। वो आप ये बात तो कह रहे हो कि आप डिफेंसिव रहोगे, मतलब ये क्रिकेट की भाषा में कहा जाए तो कह दूंगा कि साहब मैं विकेट बचा के खेलूंगा, लेकिन रन कौन बनाएगा, रन भी तो बनाने हैं। तो रन बनाने की बात नहीं कही जा रही है, सिर्फ विकेट बचाने की बात कही जा रही है। आज साप्ताहिक सभा में आप सभी जुड़े, आप दोनों का खूब सारा शुक्रिया, हमारे साथियों का खूब सारा शुक्रिया, देखने वालों का, और आगे जुड़ेंगे ऐसा पूरा विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।